अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर और पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने मैनेजमेंट थ्योरीज में से 2 थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था और काफ़ी डिटेल के साथ हमने उस पर बात की थी। इसमें हमारे साथ जो पहली थ्योरी थी उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी थ्योरी जिस पर हमने डिटेल के साथ बात की थी वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इसमें कौन सी चीज़ पर बात की गई थी, किस तरह से बात की गई थी, इस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इस यूनिट के पार्ट 1 लेक्चर को नहीं देखा हुआ है तो यूट्यूब चैनल पर इसका लेक्चर मौजूद है, आप वहां से जो है इस यूनिट के पार्ट 1 को देख सकते हैं, तभी जो है आपको पूरी तरीके से इस यूनिट की समझ आएगी, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है इस पर हम बात करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, इन्होंने जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्या किया था, प्रोपोज किया था, जिसको आइडियल ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे साथ जो मैक्स वेबर है, इनकी जो पैदाइश है वो 1846 में हुई थी और इनकी डेथ 1920 में हुई थी। द आइडियल ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ, अब मैक्स वेबर ने जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी पेश की थी तो इस आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में इन्होंने मंदरजा झेल कंसेप्ट पर बात की थी, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर जो हमारे साथ कंसेप्ट था वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो बेहतर से बेहतर हो और आपके जो गोल है वो प्रॉपर तरीके से अचीवेबल हो, अचीव आप उसको प्रॉपर तरीके से और टाइम के अंदर जो है उसको कर सके, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर अमाउंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी डिवीज़न करें और अपने इंडस्ट्री के मुताबिक, अपनी जो इंडस्ट्री है, अपने जो कारखाने हैं उसके मुताबिक आप जो है ऐसे लेबर्स को जो है सेलेक्ट करें जो कि आपके इंडस्ट्री के लिए क्या हो, करामत हो, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ लेबर पर इन्होंने बात की थी कि किस तरह से आप अपने इंडस्ट्री के मुताबिक लेबर्स की डिवीजन कर सकते हैं, लेबर्स को हायर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अथॉरिटी हायरार्ची, अथॉरिटी हायरार्ची से मुराद ये है कि ज़ाहिरी बात है आप एक इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री को आप अकेले नहीं चला सकते, उसके लिए आपको जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपको जो है CEO को जो है हायर करना होगा, ठीक है, फिर CEO के अंडर जो है दूसरे लोग होते हैं, ठीक है, मैनेजर होते हैं, इसी तरह से उसके नीचे सब मैनेजर होते हैं, फिर लास्ट में हमारे साथ इनिशियल मैनेजर्स होते हैं, फिर उन इनिशियल मैनेजर्स के अंडर जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको अथॉरिटी हायरार्की कहते हैं, ठीक है। मतलब आपने वर्कर की क्या की होती है, वर्कर की प्रॉपर डिवीज़न की होती है और उनकी जो पोजीशन है उसको आपने सेलेक्ट की हुई होती है, मुंतखब की हुई होती है और हर एक बंदे को जो है आपने उनकी जो जिम्मेदारियां है वो दी हुई होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अथॉरिटी हायरार्की। इसी तरह से फॉर्मल सिलेक्शन जो है
इस पर उन्होंने बात की थी कि प्रॉपर तरीके से जो है आप वर्कर की सिलेक्शन करेंगे और इसी तरह से जो दूसरे मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके इंडस्ट्री को ग्रो करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ईमानदारी के साथ प्रॉपर तरीके से फॉर्मल तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपने सेट करने होंगे अपनी इंडस्ट्री के ग्रो के लिए, ठीक है। अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल होंगे, फॉर्मल से मुराद ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिसको प्रॉपर तरीके से जो है लोग फॉलो करें, उस पर जो है अमल पेरा हो, तो इससे जो आपकी इंडस्ट्री है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ इम्पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि आप जो है किसी के साथ पर्सनल ना हो, किसी के साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, बल्कि आपकी इंडस्ट्री जो है आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको किसी किस्म की जो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप रिलेशनशिप रखते भी हैं तो फॉर्मल होनी चाहिए। मतलब आप अपने गोल के लिए जो है, अपने मकसद के लिए ऐसे रिलेशनशिप रखें जिसमें आपके मकसद के हवाले से बात हो और आपके मकसद को अचीव करने के हवाले से बात हो, ठीक है। इसके साथ साथ कैरियर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो कि मैक्स वेबर ने जो है पेश किए थे मैनेजमेंट के हवाले से, कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको इन मंदरजा झेल चीज़ों का ख्याल रखना होगा, तभी आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी और आप अपने जो एम है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, इसमें जो मैक्स वेबर है उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर देते हैं, इसके हवाले से बुनियादी बातें की थी, ठीक है। इसी तरह से कॉर्नरस्टोन इसका ये था एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन रूल्स। कॉर्नरस्टोन इसका ये था कि इन्होंने जितने भी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जो बात की थी वो ये की थी कि आपके पास जितने भी रूल्स होंगे उसको आप बाय रिटन जो है रखेंगे, ठीक है। द रेशनल एप्लीकेशन ऑफ रिटन रूल्स इंश्योर द प्रमोशन ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी एंड द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो रिटन रूल्स है, रिटन रूल्स को रखने की जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि जो अथॉरिटी है उसको प्रमोट किया जा सके और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है उसको पुरअसर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से उसको हम क्या करें, उसको बरूहे कार लाए और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करें, उसको हम रेगुलेट करें, ठीक है, उससे हम फ़ायदा उठाएं। टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की। आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे साथ जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ NGOs आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के NGOs होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं जिसमें हमारे साथ प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं, टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये सारे असल में हमारे साथ हॉस्पिटल केयर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, टाइप्स है, ठीक है। सो इस टॉपिक में हम हॉस्पिटल केयर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पर बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। An understanding of the various healthcare agencies and their services could help the nurse managers to perform and assume his or her role effectively. Dear student, किसी भी नर्स मैनेजर के लिए इस बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस हेल्थ केयर एजेंसी के साथ काम कर रहा है, उस हेल्थ केयर एजेंसी के सर्विसेज के बारे में उस नर्स मैनेजर को इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस नर्स मैनेजर को पता होगा कि जिस हेल्थ केयर एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूं और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर उनको पता होगा तो वो फिर प्रॉपर तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन, अपनी जो लिमिटेशन है, अपनी जो बाउंड्रीज़ है, उसको फॉलो करते हुए अपना रोल जो है पुरअसर तरीके से फिर निभा सकेंगे, प्ले कर सकेंगे, ठीक है। हेल्थ
healthcare agency is considered as a setting for providing healthcare services, for example curative, preventive और एजुकेशनल टू द सोसाइटी। ठीक है, हेल्थ केयर एजेंसीज डियर स्टूडेंट्स ये असल में हमारे साथ एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे साथ क्यूरेटिव सर्विसेज भी आ जाते हैं, प्रिवेंटिव सर्विसेज भी आ जाते हैं और एजुकेशनल सर्विसेज भी आ जाते हैं, वेदर इन क्लिनिक्स, होम, एम्बुलेटरी केयर सिटिंग एंड हॉस्पिटल। ठीक है, अब हमारे साथ जो केयर है ये क्लिनिक बेस भी हो सकता है कि पेशेंट जो है उनको क्लिनिक जाना होगा और क्लिनिक में उनको केयर जो है वो दी जाएगी। होम बेस भी हो सकता है कि जो हमारे साथ हेल्थ केयर सर्विसेज के जो मेंबर्स है वो पेशेंट के लिए उनके होम जो है विजिट करेंगे और घर बैठे उनको जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से एम्बुलेटरी केयर भी हो सकता है और हॉस्पिटल बेस भी हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज की क्लासिफिकेशन जो है ये हो चुकी है। एजेंसीज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ द थ्री वेज। अब वो एजेंसीज जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी को, कम्युनिटी को, ठीक है, तो उसको जो है मंदरजा झेल में से 3 तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो क्लासिफिकेशन बाय लेंथ ऑफ स्टे, मतलब जो एजेंसीज की क्लासिफिकेशन हुई है तो वो उनके लेंथ ऑफ स्टे पर हुई है कि एक एजेंसी है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक एनजीओ है, ठीक है, जिसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब कितने मंथ के लिए ये एनजीओ जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मिसाल के तौर पर एक एनजीओ है जो कि 3 महीने के लिए जो है क्या करेगी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से दूसरी एनजीओ है, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी है वो है 6 मंथ। इसी तरह से तीसरी एजेंसी है हमारे साथ एनजीओ है जो कि 1 साल के लिए अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ हेल्थ केयर एजेंसीज की क्लासिफिकेशन जो है ये उनकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड पर हुई है। ठीक है, जिसमें हमारे साथ शॉर्ट स्टे वाले एजेंसीज, हेल्थ केयर एजेंसीज आ जाते हैं जो कि एक बहुत कम अरसे पर मुश्तमिल होते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने सर्विसेज जो है वो सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से ट्रेडिशनल एक्यूट केयर वाले आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म केयर वाले एजेंसीज आ जाते हैं। ठीक है, जो जिनका जो सर्विस अवेलेबिलिटी होती है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह से लेंथ ऑफ स्टे के बेस पर जो है हेल्थ केयर एजेंसीज की क्लासिफिकेशन हुई है। इसी तरह से जो दूसरी तरीके से दूसरा जो हमारे साथ हेल्थ केयर एजेंसीज की किस्म है वो सर्विस के बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन हुई है कि कौन सी एजेंसी कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इन सर्विसेज के बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन हुई है, जिसमें हमारे साथ जनरल वर्सेस स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, कम्युनिटी वर्सेस टर्शरी हॉस्पिटल आ जाते हैं, सब एक्यूट केयर हॉस्पिटल आ जाते हैं, इन होम केयर हॉस्पिटल आ जाते हैं और एम्बुलेटरी केयर आ जाती है। ठीक है, ये हमारे साथ सर्विसेज के बेस पर हेल्थ केयर एजेंसीज की क्लासिफिकेशन की गई है। इसी तरह से जो तीसरी क्लासिफिकेशन की गई है तो ये ऑनरशिप की बुनियाद पर की गई है। ऑनरशिप से मुराद ये है कि जो हमारे साथ एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आया ये सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से है या सेमी गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट है। ठीक है, तो ऑनरशिप की बुनियाद पर जो है हेल्थ केयर की क्लासिफिकेशन हुई है, जिसमें हमारे साथ गवर्नमेंटल सर्विसेज आ जाती है, नॉन गवर्नमेंटल सर्विसेज आ जाती है, प्रॉफिटेबल आ जाती है और नॉन प्रॉफिटेबल आ जाती है। नॉन फॉर प्रॉफिट से मुराद जो कि वॉलंटरी लोगों को केयर प्रोवाइड कर रही होते हैं, लोगों की जो हेल्प है वो कर रहे होते हैं, तो उसको हम नॉन फॉर प्रॉफिट सर्विसेज कहते हैं। सो इसको जो है हम डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे। लेंथ ऑफ स्टे की बुनियाद पर जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ वाला या शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ वाले ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। ठीक है, which provide services to patient or clients
who are suffering from acute condition that require less than 24 hours of care। ठीक है, शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ में हमारे साथ वो हॉस्पिटल आ जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं जो कि अपने उन पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्यूट कंडीशन में हो। एक्यूट कंडीशन से मुराद अचानक उन पर किसी बीमारी ने अटैक किया हुआ हो, अचानक वो किसी हादसे का शिकार हुए हो, जिनकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लेस देन 24 आवर्स में होती हो। ठीक है, मतलब 24 आवर से कम टाइम में जो है उनकी केयर जो है वो हो सकती हो। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो है शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ है। ठीक है, शॉर्ट स्टे में टेक्स प्लेस इन सेपरेट यूनिट्स इन अ हॉस्पिटल और शॉर्ट स्टे सेंटर। ठीक है, इसी तरह से जो शॉर्ट स्टे वाले पेशेंट है तो उनके लिए हॉस्पिटल में एक अलग यूनिट जो है उसको मखसूस किया गया होता है, या इनके लिए जो है अलग एक शॉर्ट स्टे सेंटर जो है वो बनाया गया होता है, जिसमें इस तरह के पेशेंट को क्या की जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि एक्यूट कंडीशन के साथ आए हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है, ठीक है, शॉर्ट स्टे में, वो हमारे साथ ट्रेडिशनल एक्यूट केयर है। ठीक है, ट्रेडिशनल एक्यूट केयर जो है ये बेसिकली इनका जो स्टे होता है हॉस्पिटल में होता है, मतलब इनको जो केयर दी जाती है तो वो हॉस्पिटल में दी जाती है। इट इंक्लूड पेशेंट स्टेइंग मोर देन 24 आवर्स बट फीवर देन 30 डेज। ठीक है, अब हमारे साथ जो ट्रेडिशनल एक्यूट केयर में जितने भी पेशेंट आते हैं तो ज़्यादातर उनकी जो स्टे होती है हॉस्पिटल में तो वो 24 आवर्स से ज़्यादा होती है, लेकिन 30 डेज से कम होती है। ठीक है, मतलब एक दिन से ज़्यादा टाइम पर वो मुश्तमिल होते हैं, या एक दिन से ज़्यादा टाइम जो है वो हॉस्पिटल में गुजारते हैं, और उसके बाद फिर जो है इनके ट्रीटमेंट मुकम्मल होकर इनको डिस्चार्ज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ट्रेडिशनल एक्यूट केयर देते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरे नंबर पर लॉन्ग टर्म केयर आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म केयर में क्या होता है, विच इंक्लूड दोज एजेंसीज दैट ऑफरिंग सर्विसेज टू पेशेंट विद मेजर रिहैबिलिटेशन नीड्स, chronic diseases, functional losses और mental illnesses। अब लॉन्ग टर्म केयर में हमारे साथ वो एजेंसीज़ आ जाती है, वो एजेंसीज़ जो है शामिल है जो कि अपने पेशेंट को मेजर रिहैबिलिटेशन नीड्स के बुनियाद पर उनको केयर दे रही होती है, सर्विसेज दे रही होती है, या उनको अगर क्रॉनिक डिजीज़ हुआ हो, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां जिनकी जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 6 मंथ हो, ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा अरसे पर मुश्तमिल लोग जो बीमारियों में मुब्तला होते हैं तो उनको केयर देने के लिए, इसी तरह से अगर किसी किस्म की किसी पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शनलेस हो गया हो, या कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो फंक्शनलेस हो गया हो, तो उनको केयर देने के लिए, या कोई बंदा जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट को जो केयर दी जाती है तो वो यूजुअली हमारे साथ लॉन्ग टर्म केयर होती है, और जो एजेंसीज उनको केयर दे रही होती है तो वो इस तरह की केयर दे रही होती है जिसमें रिहैबिलिटेशन नीड्स हो गए, क्रॉनिक डिजीज़ हो गए, फंक्शनल लॉस और मेंटल इलनेस आ जाती है। ठीक है, द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एक्सटेंड फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू ईयर्स। इसी तरह से हमारे साथ लॉन्ग टर्म केयर में जो पेशेंट आते हैं तो इनका जो हॉस्पिटल में स्टे होता है या एजेंसी में स्टे होती है तो वो मंदरजा झेल महीनों पर भी मुश्तमिल हो सकती है और एक से ज़्यादा ईयर्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो सर्विसेज के बेस पर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन हुई है तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जनरल हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल्स आ जाते हैं which offers medical, surgical, obstetric, emergency and diagnostic as well as laboratory services। Dear student, जनरल हॉस्पिटल्स ये हमारे साथ वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर आपको मेडिकल केयर, सर्जिकल केयर, ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी केयर और डायग्नोस्टिक केयर के साथ साथ आपको लेबॉर्ट्री सर्विसेज भी मुहैया हो, आपको दी जा रही हो। तो इस तरह के जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो इसको हम जनरल हॉस्पिटल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर हमारे साथ
स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक है, सर्विस के बेस पर। स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मुराद ऐसे हॉस्पिटल जो कि किसी ख़ास स्पेशल ऑर्गन से रिलेटेड हो या किसी स्पेशल ऑर्गन पर खाली वो आपको ट्रीटमेंट देते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हयाताबाद में जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, ठीक है, इसी तरह से जो नेफ्रो हॉस्पिटल है, ठीक है, मतलब किडनी के जो हॉस्पिटल हयाताबाद में है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, या जो आइज़ हॉस्पिटल्स होता है, आंखों के लिए जो अस्पताल होते हैं, तो आई के हॉस्पिटल। तो इस तरह के जो हॉस्पिटल होते हैं इसको हम स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है। सो विच ऑफर ओनली अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ केयर। स्पेशलिटी हॉस्पिटल वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि ये एक ख़ास किस्म की केयर जो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के हॉस्पिटल को क्या कहते हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं। जैसे कि हमारे साथ साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, जिसमें हम जो माइंड से रिलेटेड केयर दी जाती है, ठीक है, मेंटल इलनेस से रिलेटेड केयर दी जाती है, तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल कहते हैं उसे। इसी तरह से वुमेन हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, जिसमें वुमेन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है, जितने भी उनके मसले मसाइल होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो केयर उनको दी जाती है तो उसको वुमेन, उसके लिए जो हॉस्पिटल होता है उसको वुमेन हॉस्पिटल कहते हैं। इसी तरह से चाइल्ड हॉस्पिटल हो गए या चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, जिसमें सिर्फ बच्चों का इलाज होता है। इसी तरह से स्पेशलिटी हॉस्पिटल टेंड टू बी लेस कॉमन देन जनरल हॉस्पिटल। इसी वजह से हमारे साथ जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है तो इनकी जो तादाद होती है तो ये जनरल हॉस्पिटल के बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है सर्विसेज की बुनियाद पर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, वो है कम्युनिटी हॉस्पिटल, ठीक है। कम्युनिटी हॉस्पिटल में क्या होता है, प्रोवाइड दो सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द जनरल हॉस्पिटल बट फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी। कम्युनिटी हॉस्पिटल ये हमारे साथ जनरल हॉस्पिटल की तरह ही सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, लेकिन एक ख़ास कम्युनिटी के लिए ये क्या करती है, सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनका ताल्लुक एक ख़ास कम्युनिटी से होता है और उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ चौथा जो किस्म है, ठीक है, वो है टर्शरी हॉस्पिटल। टर्शरी हॉस्पिटल में क्या होता है, विच आर सर्विंग एज रेफरल सेंटर फॉर क्लाइंट विद कम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। टर्शरी हॉस्पिटल में क्या होता है, टर्शरी हॉस्पिटल में इस तरह के केसेस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो और उनकी समझ से बाहर हो और उनको हैंडल करना जो है या उनको मैनेज करना ना आता हो। तो टर्शरी हॉस्पिटल का मेन काम ये होता है कि ये फिर उन पेशेंट को क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं सेंटर को, ठीक है, सेंट्रल हॉस्पिटल को रेफ़र करते हैं और जहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मैनेज किया जाता है। They have the facilities for specialized type of care such as burn centers, bone marrow transplant center as well as resources for general care. टर्शरी हॉस्पिटल में ख़ास किस्म की जो केयर है वो दी जाती है पेशेंट को, ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो कि बर्निंग का शिकार हुए हो, जो कि जले हुए हो, ठीक है, या जिनकी बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जा रही हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो जनरल केयर के लिए जितनी भी रिसोर्सेज है तो उसको देखा जाता है, उसको पूरा किया जाता है। कहाँ पर, टर्शरी हॉस्पिटल्स में। दे सर्व अ वाइड जियोग्राफिक एरिया इन एडिशन टू देयर ओन कम्युनिटी। हमारे साथ जो टर्शरी हॉस्पिटल होता है तो ये अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरे इलाकों से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं और इनका जो रेंज ऑफ केयर होता है तो वो बहुत ज़्यादा वसी होता है, ठीक है। यूजुअली एसोसिएटेड विद अ यूनिवर्सिटी और आर अ पार्ट ऑफ अ लार्ज मेडिकल सेंटर। हमारे साथ जो टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं तो ये या तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनकी एसोसिएशन हुई होती है या किसी लार्ज मेडिकल सेंटर के साथ इनकी एसोसिएशन हुई होती है, इनके साथ जो है इन टर्शरी हॉस्पिटल का इश्तराक हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे साथ 5वें नंबर पर सब एक्यूट केयर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांजिशनल केयर भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्रोइंग टाइप ऑफ सर्विसेज दैट मे बी ऑफर्ड इन अ स्पेशल यूनिट ऑफ अ हॉस्पिटल
और मे बी प्रोवाइडेड इन लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग। ठीक है, ये भी हमारे साथ जो है हॉस्पिटल की एक किस्म है जहाँ पर जो सर्विसेज है वो अपडेट्स हो रही है। ठीक है, और ये भी ख़ास किस्म के यूनिट ये भी जो है ख़ास किस्म के यूनिट की तरह सर्विसेज को ऑफ़र कर रही होती है हॉस्पिटल में। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म केयर पर भी मुश्तमिल हो सकती है और लॉन्ग टर्म केयर पर मुश्तमिल नहीं भी हो सकती। ठीक है, द यूनिट द यूनिट हॉस्पिटल जिसमें मेडिकल सर्विसेज के साथ साथ उनको क्या किया जाता है, रैपिडली डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब उनको मेडिकल सर्विसेज देकर फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है। और इसी तरह से इसमें हमारे साथ ऐसे यूनिट भी है जो कि लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ पर मुश्तमिल होता है, जिसमें रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज उनको दी जा रही होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ इन होम सर्विसेज आ जाती है। इन होम सर्विसेज से मुराद ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल नहीं आ सकते, जिनके लिए हॉस्पिटल आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए इन होम सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती है, जहां पर जो नर्सेज होते हैं, हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं, वो पेशेंट के घर जाकर उनको घर में जो है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, which are provided community health care agencies by health care professionals including nurses, physical therapists, social workers and home health care aides। ठीक है, अब जो इन होम सर्विसेज है तो ये असल में कम्युनिटी हेल्थ केयर एजेंसी जो है, असल में ये एजेंसीज जो है इन होम सर्विसेज को दे रही होती है, जिसमें नर्सेज, फिजिकल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर और होम हेल्थ केयर एड्स जो है ये चीज़ें शामिल होती है और उनको एड्स के ज़रिए केयर दी जा रही होती है। दिस केयर में भी अब जो केयर दी जा रही होती है तो ये केयर जो है ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म पर भी मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें क्लाइंट को जो है उनको टीच करना होता है और उनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मोनीटर करना होता है, जस्ट उनको ऑब्ज़र्व करना होता है। इंटरमीडिएट टर्म पर भी मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें इंडिविजुअल को उस टाइम तक एसेस करना होता है जब तक वो इस काबिल ना हो कि वो अपनी ख्याल खुद रख सके। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म पर भी मुश्तमिल होता है, जिसमें पेशेंट को जो है उस वक्त तक जो है एसेस किया जाता है जब तक उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ एम्बुलेटरी केयर आ जाता है। एम्बुलेटरी केयर में क्या होता है, विच रेफर्स टू केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन हु आर नॉट हॉस्पिटलाइज। ठीक है, एम्बुलेटरी केयर में ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे लोगों को सर्विसेज दी जा रही होती है जो कि हॉस्पिटलाइज नहीं हुए होते। ठीक है, उनको केयर दी जाती है और केयर के बाद वो पेशेंट चले जाते हैं। ठीक है, अब एम्बुलेटरी सेटिंग में हमारे साथ आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर भी आ जाता है, माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स भी आ जाते हैं, आउट पेशेंट डायलिसिस यूनिट भी आ जाते हैं और आउट पेशेंट बर्थिंग सेंटर भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑनरशिप की बुनियाद पर। ऑनरशिप की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ठीक है, जिसको जो ऑन एडमिनिस्ट्रेड और कंट्रोल कौन कर रही होती है, गवर्नमेंट कर रही होती है, गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सर्विसेज क्लाइंट्स को दी जा रही होती है तो वो फ्री केयर पेशेंट्स को दी जा रही होती है। ठीक है, मे ऑफर प्राइवेट अकोमोडेशन फॉर फ्री पेइंग पेशेंट। इसके अलावा इस तरह के इदारों में जो है बाज़ जगहों पर जो है प्राइवेट जो है ऑफ़र दी जा रही होती है एकोमोडेशन के लिए, ऐसे पेशेंट को जो कि फ्री क्या होते हैं क्या कर रहे होते हैं, फ्री पेइंग पेशेंट होते हैं, उनको दी जा रही होती है। इसके बाद हमारे साथ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर ओन बाय। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कौन चला रहे होते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनको चला रहे होते हैं। इसी तरह से उनको यूनिवर्सिटी चला रही होती है, इसी तरह से उनको मिलिट्री पर्सनल जो है वो चला रहे होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चला रहे होते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं। ठीक है, कौन से हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। इसके बाद हमारे साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे साथ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जिनका बुनियादी मकसद मुनाफा हासिल करना होता है और इसके साथ साथ केयर देनी होती है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज होते हैं, ये असल में हमारे साथ प्राइवेट होते हैं, जिसको
ओन, ऑपरेट और कंट्रोल एक शख्स भी कर रहा हो सकता है, या ग्रुप पर मुश्तमिल लोग भी कर सकते हैं, या प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की जो एजेंसी है उसको चला सकती है। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो दूसरे नंबर पर आता है वो है नॉन फॉर प्रॉफिट एजेंसीज, मतलब ऐसी एजेंसीज जो कि बग़ैर किसी मुनाफे के, बग़ैर किसी मुआवजे के जो है लोगों की केयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जिसको हम वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी कहते हैं। ठीक है, ओन एंड ऑपरेट बाय नॉन प्रॉफिट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि वो रिलीजियस बॉडीज़ होते हैं, मतलब रिलीजियस बिलीफ के बेस पर वो काम कर रहे होते हैं और कम्युनिटी बोर्ड्स के बुनियाद पर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, द ओरिजिनल कैपिटल कोस्ट आर ऑब्टेन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, और इसी तरह से इस तरह के जो एजेंसीज होते हैं जहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं उनको जो है किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया जाता, वो मुफ्त में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के जो अखराजात है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरा किया जाता है, ख़ास तौर पर डोनेशन के ज़रिए। ठीक है,